नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। खबरों के पोस्टमार्टम में आज मैं जिस विषय को उठाना चाहता हूं वो इस समय देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा है। मैं बात कर रहा हूं रिमोट वोटिंग मशीन की, यानी कि आरवीएम की। चुनाव आयोग देश में आरवीएम की व्यवस्था लागू करना चाहता है, लेकिन विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। आरवीएम को लेकर कुछ बातें ज़रूर आपको जाननी चाहिए ताकि चुनाव आयोग की मंशा और इसकी सत्यता आप तक पहुंच सके। अपना घर छोड़कर दूसरे शहर या राज्यों में रह रहे प्रवासी भी चुनाव में वोट डाल सकें, इसके लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन पर काम कर रहा है। रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए प्रवासियों को वोट डालने के लिए अपने घर आने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के सामने रिमोट वोटिंग मशीन पेश की, प्रस्तुत की, इसका प्रोटोटाइप भी दिखाया। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कोई भी पार्टी रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो नहीं देखना चाहती। पहले ऐसी मशीन की जरूरत का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी रिमोट वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिन पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए, क्योंकि रिमोट वोटिंग मशीन का जो मेन उद्देश्य है चुनाव आयोग के लिए वो यही है कि कैसे भी वोट प्रतिशत बढ़े। जो लोग वोट डालने नहीं आते हैं अपने शहर में, वो लोग जहां हैं वहीं से वोट डाल सकें। सरकारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार कराया है। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करके बताया कि अभी जो मौजूदा ईवीएम है जिसके माध्यम से वोट डाल रहे हैं, रिमोट वोटिंग मशीन भी ठीक वैसी ही है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आरवीएम ईवीएम का ही अपडेटेड वर्जन है। रिमोट वोटिंग मशीन में रिमोट कंट्रोल यूनिट, रिमोट बैलेट यूनिट, रिमोट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट टूल, कार्ड रीडर, पब्लिक डिस्प्ले कंट्रोल यूनिट, रिमोट सिंबल लोडिंग यूनिट जैसे कंपोनेंट हैं। भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी वोटर बन सकता है। अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं तो आप वहाँ के वोटर बन सकते हैं। इसके लिए आपको जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना होगा और जहाँ आप छोड़ कर आए हैं वहाँ की वोटर लिस्ट से नाम कटाना होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि नई जगह वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आपको बिजली का बिल, एड्रेस प्रूफ जैसे कुछ दस्तावेज देने पड़ते हैं। अब क्योंकि ज़्यादातर प्रवासियों के पास ऐसे दस्तावेज नहीं होते, इसलिए जिस राज्य जिस शहर में वो रह रहे हैं वहाँ वो अपने वोट नहीं बनवा पाते हैं। इसके लिए पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 20A कहती है कि वोट देने के लिए व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन जाना ही होगा। मतलब ये कि पोलिंग स्टेशन पर जाकर ही आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्विस वोटर हैं तो आपको इससे छूट मिल जाती है। सर्विस वोटर वो होते हैं जो चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारी हैं, सेना के जवान हैं, विदेशों में काम करने वाले सरकारी अधिकारी हैं। तो अगर इनमें से आप कोई एक हैं तो इलेक्ट्रिक तरीके से आप वोट डाल सकते हैं या पोस्ट के जरिए भी आप अपना वोट दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 45 करोड़ से ज़्यादा ऐसे प्रवासी लोग थे जिन्होंने अलग अलग वजहों से अपना घर छोड़ दिया। इनमें आधी से अधिक महिलाएं हैं। ये वो महिलाएं हैं जो शादी के बाद दूसरे शहर या राज्यों में जाकर बस गईं। पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार के लिए अपना घर या शहर छोड़ा। अगर रिमोट वोटिंग सिस्टम लागू होता है तो इन सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा या वोट डालने की सुविधा मिल जाएगी। वर्ष 2001 में 31.45 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने देश के अंदर पलायन किया था। वर्ष 2011 में ये संख्या बढ़कर 45.36 करोड़ हो गई थी। जाहिर सी बात है, वर्ष 2011 में 45.36 करोड़ थी और अब वर्ष 2023 चल रहा है, तो इस लंबे अंतराल, एक दशक के करीब अंतराल में ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। वर्ष 2011 में 5 NGO ने प्रवासी वोटर्स पर एक रिसर्च की थी, जिसमें सामने आया था कि 60% लोग ऐसे थे जो वोट डालने के लिए अपने घर नहीं लौटे, क्योंकि उनके लिए केवल एक वोट डालने के लिए अपने घर वापस आना बहुत ज़्यादा खर्चीला था, बहुत ज़्यादा खर्च उनका पैसा हो रहा था। भारत में दूसरे राज्यों में रह रहे ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, ऑटो रिक्शा चलाकर या छोटे मोटे काम धंधे करके अपना गुजर बसर करते हैं, इसलिए वो केवल वोट डालने के लिए अपने घर आना पसंद नहीं करते हैं।
वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.4% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 करोड़ से ज़्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने वोट नहीं दिया और इनमें सबसे बड़ी संख्या प्रवासी लोगों की ही है। अब बात करते हैं कि दुनिया में किन किन देशों में RVM यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। यहाँ सबसे पहले नाम आता है एस्टोनिया का। 2001 में यहाँ ई वोटिंग शुरू हो गई थी। 2003 के आम चुनाव में पहली बार ई वोटिंग का इस्तेमाल किया गया। यहाँ के सिस्टम में हर नागरिक का एक स्मार्ट कार्ड है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है। मार्च 2007 में एस्टोनिया में बड़े पैमाने पर ई वोटिंग का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसे दुनिया का पहला इंटरनेट इलेक्शन भी कहा जाता है। उस चुनाव में 3.5% नागरिकों ने देश में बैठे बैठे ई वोटिंग से अपने मत का प्रयोग किया था। फिर है फ्रांस। जून 2003 में फ्रांसीसी सरकार ने अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों को ई वोटिंग के जरिए वोट देने का सुविधा दी थी। हालांकि उन्होंने काउंसिल ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स अब्रॉड में ई वोटिंग से वोट डालने की सुविधा मिली थी। उसी साल इंटरनेट राइट्स पर काम करने वाली संस्था ने फ्रांस सरकार को ई वोटिंग शुरू न करने की सलाह भी दी थी। बाद में जून 2006 में सरकार ने विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों को 3 तरीके से वोट देने की सुविधा दी, जिसमें ई वोटिंग भी शामिल थी। विदेशों में रह रहे आधे से ज़्यादा फ्रांसीसी नागरिक ऑनलाइन ही वोट करते हैं। इसमें एक देश नीदरलैंड भी है। यहाँ के कई शहरों में पोलिंग स्टेशन पर ई वोटिंग की सुविधा मिलती है। विदेशों में रह रहे नागरिकों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूरोपियन संसद में वोट देने का अधिकार है। ये लोग ई वोटिंग और टेलीफोन से भी वोट दे सकते हैं। नवंबर 2006 में विदेशों में रह रहे नीदरलैंड्स के नागरिकों को पोस्टल बैलेट के विकल्प में ई वोटिंग की सुविधा दी गई थी। अमेरिका के भी कई राज्यों में ई वोटिंग की सुविधा दी जाती है। विदेशों में रह रहे अमेरिकी नागरिक ईमेल, फैक्स और इंटरनेट के जरिए वोट डाल सकते हैं। अमेरिका में ऐसे लोगों को ई वोटिंग का देने का अधिकार है जो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उनका जन्म विदेश में हुआ है और वो कभी अमेरिका में आकर नहीं रहे हैं। दुनिया के और भी कई ऐसे देश हैं जो विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों को ई वोटिंग की सुविधा देते हैं। इनमें पनामा और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ राज्यों में दिव्यांगों, नेत्रहीनों और कम पढ़े लिखे लोगों को ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार है। न्यू साउथ वेल्स में भी 2011 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑनलाइन वोटिंग शुरू की गई थी। स्विट्जरलैंड भी ऐसा देश है जो विदेश में रह रहे अपने नागरिकों और अपने ही देश में रह रहे नागरिकों को भी ई वोटिंग की सुविधा देता है। हालांकि ऑनलाइन वोटिंग के लिए वहाँ पर कुछ शर्तें हैं। कनाडा में ओंटारियो और नोवा स्कोटिया में स्थानीय चुनाव में इंटरनेट वोटिंग होती है। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें भारत के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन विदेशों में रहने वाले NRI या दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी वोट नहीं दे पाते, क्योंकि वोट देने के लिए उन्हें पोलिंग बूथ पर आना पड़ता है जो वो नहीं आते। चुनाव आयोग के मुताबिक NRI भी अपना वोटर ID कार्ड बनवा सकते हैं और वोट दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भारत आना होगा। चुनाव आयोग ई पोस्टल बैलेट और रिमोट वोटिंग पर इसीलिए काम कर रहा है। तो रिमोट वोटिंग मशीन को लेकर जानकारी मैंने आपसे साझा की है। मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। अब आज की कुछ खबरें। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक लड़की से छेड़छाड़ की घटना हुई। दरअसल लड़की ट्यूशन के लिए जा रही थी और रास्ता भटक गई। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उसे घर पहुंचाने की बात कही, लेकिन वो उसे नज़दीक के एक होटल में ले गया और छेड़खानी का प्रयास किया। लड़की ने पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस आरोपी तक पहुंची तो मामला और अधिक चौंकाने वाला निकला। आरोपी एक बहुत बड़ा ठग निकला, जिसने कई बैंकों से दोपहिया वाहन अलग अलग नामों पे अलग अलग तरह के कागज सबमिट करके फाइनेंस करा लिए थे। ठगी का एक बहुत बड़ा मामला निकला है। उसके कब्जे से कई बैंक की पासबुक भी बरामद हुई हैं। दिनांक 15/1/2023 की रात्रि में एक लड़की के द्वारा थाना साहिबाबाद पर सूचना दी गई थी कि जब वो ट्यूशन पढ़ के जा रही थी अपना रास्ता भटक गई थी और एक व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम राहुल देव बताया था, उसको घर छोड़ने के बहाने होटल में ले जा करके उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया था। उसका असली नाम खोजबीन पे दानिश का पता चला, जो शकील अहमद का पुत्र है, शालीमार गार्डन का रहने वाला है। उसके कब्जे से कई आधार कार्ड, ATM कार्ड और साथ ही कई बैंकों की पासबुक भी निकली, जिसमें अलग अलग नाम पते पर ये बनवाए गए थे, लेकिन इसमें एक ही व्यक्ति दानिश की फ़ोटो लगी हुई थी। पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो अपने कुछ साथियों की मदद से मिल करके फर्जी नाम पते के आधार पर ये इशू कराता है आधार कार्ड और पैन कार्ड, और इसके आधार पर फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा करके दोपहिया वाहनों को फाइनेंस कराता है। उसकी निशानदेही पे 3 अन्य अभियुक्तों को
जो उसके साथ काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। एक अमित शर्मा, दूसरा विकास है, तीसरा नाजिम है। इनके कब्जे से 6 दोपहिया वाहन जो इस तरह से फाइनेंस कराए गए थे बरामद हुए। साथ ही आधार कार्ड बनाने की डिवाइस और कई एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड व अन्य कागजात भी बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 16 जनवरी को मोदीनगर में तिबड़ा रोड पर योगेंद्र राणा नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि गोली आपसी रंजिश के कारण मारी गई थी। देखिए, ये मोदी नगर के तिबड़ा रोड की 16 जनवरी 2023 की शाम की घटना है, जिसमें योगेंद्र राणा नामक एक लड़के को कुछ शिवम और उसके अन्य साथियों के द्वारा मिलकर लड़ाई झगड़ा करते हुए उसको गोली जान से मारने की नीयत से फायर की गई थी, जो उसके कुल्हे में लगी थी योगेंद्र राणा के। उसके बाद उस सूचना पे पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद उन्होंने योगेंद्र राणा को इलाज के लिए भेजा। साथ ही साथ तहरीर प्राप्त कर कुल 15-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि तिबड़ा रोड पर वहाँ पे लड़ाई झगड़े में शामिल थे, और उनके खिलाफ क्राइम नंबर 31/2023 धारा 147, 48, 49, 307 कायम किया गया, जिसमें शिवम और आर्यन को नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया था। उसी घटनाक्रम में अभी कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। और इस तरह की जो घटना हुई थी, ये इनके आपसी रंजिश के कारण हुई थी। गाजियाबाद में तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता और बैनामा लेखक हड़ताल पर हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल हड़ताल को समर्थन देने के लिए तहसील पहुंचा, लेकिन वहां नजारा ही दूसरा हो गया। राष्ट्रीय लोकदल के 2 नेताओं में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और बात मारपीट तक जा पहुंची। वहां मौजूद दूसरे लोगों ने शांत कराया। तहसील बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता और बैनामा लेखक 9 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अब राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आने लगे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल सदर तहसील पहुंचा और अपने समर्थन का पत्र तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक शर्मा और सचिव विकास त्यागी को सौंपा। इस अवसर पर रालोद नेताओं ने कहा कि सरकार की तानाशाही नीति के विरोध में अधिवक्ता बैनामा लेखक हड़ताल पर बैठे हैं। तहसील बार एसोसिएशन का निर्णय अधिवक्ताओं और जनता के हित में सही है। रालोद ने अधिवक्ताओं के धरने का समर्थन करते हुए कहा कि शासन को उनकी मांगों को जल्द से जल्द मानना चाहिए, ताकि लोग अपने काम पर लौट सकें और सदर तहसील में काम शुरू हो जाए। ऐसा लगता है कि किसी भी कार्यक्रम का समापन आसानी से करना रालोद नेताओं की फितरत में नहीं है। आज सुबह भी अधिवक्ताओं को समर्थन देने पहुंचे रालोद नेताओं में से 2 आपस में भिड़ गए। दोनों नेताओं में बदजुबानी के साथ साथ हाथापाई भी हुई। इस दौरान रालोद के अन्य नेताओं ने दोनों को किस तरह समझा बुझाकर शांत किया। हालांकि रालोद नेताओं के बीच हुई इस हंगामे की चर्चा तहसील परिसर में बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लखनऊ से एक वीडियो वायरल हुई है। यहाँ एक लड़का और लड़की भरी भीड़ में चलती स्कूटी पर इश्क फरमा रहे थे। लोगों ने वीडियो पर कमेंट करके लखनऊ पुलिस और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोग पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में एक कपल चलती स्कूटी पर बैठकर रोमांस कर रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि तहजीब वाले शहर में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। रोमांस करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हजरतगंज पुलिस ने राजधानी की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले युवक और लड़की को पकड़ लिया। लड़की नाबालिग थी। लड़के पर पब्लिक पैलेस में अश्लीलता फैलाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा सकता है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर लड़का स्कूटी ले जा रहा है और उसके आगे लड़की बैठी हुई है। स्कूटी चला रहे लड़के की ओर मुंह करके बैठी लड़की ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राम के नाम पर भाजपा को घेरने का प्रयास किया है। टिकैत ने कहा कि भाजपा केवल राम के नाम पर कब्जा किए हुए है। टिकैत ने खुद को राम का असली वंशज भी बताया। राम हमारे पूर्वज थे,
अयोध्या से हमारा जन्म स्थल जो मूल है वो अयोध्या में है, वहाँ से ही परिवार के लोग बाहर गए हैं। रघुवंशी हम हैं तो रघुवंशी राम थे। अब कितने दिन पहले गए ये तो नहीं पता, लेकिन सब जो रघुवंशी है तो उनका निकास वो वहीं पे ही है, अयोध्या से ही उनका निकास है। तो राम के वंशज हैं। और वो राम के वंशज और कौन होगा? ये तो है नहीं राम के वंशज, इन्होंने तो राम पे कब्जा किया, तो ये राम के वंशज का होंगे। राम के वंशज तो हमें, राम तो सबके हैं, किसी एक के नहीं। राम तो विचारधारा है और राम सबके हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इन्होंने सरकार से मांग की है कि इस पर कड़े कदम उठाए जाएं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हिंदू नेताओं पर हमले के विरोध में डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल ने अपने ज्ञापन में कहा कि आज देश एक विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। देश में जिहादी तत्व आतंक का वातावरण बना रहे हैं। सर्वतंत्र से जुड़ा गैंग सक्रिय होकर हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र कर रहा है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले की घटनाएं हो रही हैं। हमारे बजरंग कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, मारे जा रहे हैं, उसके विरोध में डीएम को ज्ञापन देना है और ये अर्जेंट अपने प्रांत से आदेश आए तो तुरंत हमें अर्जेंट इकट्ठा होना। उन्होंने कहा कि 2 साल में ही बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है और 32 पर हमले हुए हैं। इस तरह की घटनाएं चिंता पैदा करती हैं। ऐसे में हालात पर काबू पाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत समाचारों के लिए पढ़ते रहिए युग करवट समाचार पत्र। आज की वीडियो कैसी लगी, आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा था, अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आशित त्यागी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।